हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। तो आज की वीडियो में अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक आता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन में एक गिवन क्वांटिटी में। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो तरीके के आते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मींस जैसे आपके दो बीकर हैं, इसमें जो शुगर है इसके अंदर, पर इसमें स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये हो गया डाइल्यूट। अब लेकिन दूसरे बीकर में वही शुगर लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये हो गया concentrated. Means the amount of solute present in smaller quantity, this is the dilute solution, and larger quantity is concentrated solution. After concentration of the solution, अब concentration हमें किसी solution में निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मास दिया होता है, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, जिससे आपका कंसंट्रेशन निकल आएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आता है हमारा दूसरा फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमें सॉल्यूशन का मास दिया नहीं हुआ तो हमें उसका जो मास है वो हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हमें एक सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसके थ्रू हम इसको पूरे को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें 30 ग्राम जो है वो शुगर डिसॉल्व हुआ है 370 ग्राम वाटर में। अब हमें इसका कंसंट्रेशन निकालना है, इसके सॉल्यूशन का। ठीक है, अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था आपका? मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आपका सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है? सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर, तो ये हो गया आपका 30 ओवर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वल्स टू क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, 30 प्लस 370, ये हो गया आपका सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्यूट। ये कितना हो गया? 400 ग्राम। तो कंसंट्रेशन जो होगा वो कितना आएगा? 30 अपॉन 400 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 7 जा 28, 2 गया 4 5 जा 20.5%। सो आई होप आपको ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब आता है हमारा इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। अब लिक्विड सॉल्यूट जब डिसॉल्व करता है लिक्विड सॉल्वेंट में, तब द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसमें भी फॉर्मूला है कंसंट्रेशन का और सॉल्यूशन का। हमारा इसमें भी फॉर्मूला कंसंट्रेशन के लिए है और वॉल्यूम के लिए। अब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब उसमें भी अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन के लिए और ये कंसंट्रेशन के लिए। इसको हम एक क्वेश्चन करके समझते हैं। A solution contains 50 ml of alcohol mixed in with 150 ml of water. Calculate the concentration of this solution. 50 ml अल्कोहल को हमने 150 ml ऑफ वाटर में हमने मिला दिया। अब उसका हमें कंसंट्रेशन निकालना है। तो देखिए कंसंट्रेशन कैसे निकालिए? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां पे क्या है? 50 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम यहां पर निकालेंगे सॉल्यूशन की। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना था? 50 प्लस सॉल्वेंट कितना था? 150। ये हो गया हमारा 200। अब हम इससे कंसंट्रेशन जब निकालेंगे तो 50 ओवर
200 इंटू 100, 20 से 20 गए, 2 से 25 टाइम्स गए, 25%। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर। A solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature, it's called unsaturated solution। वो solution जिसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में हम solute जो हो सकता है उसको डिसॉल्व कर सकें, उसका टेम्परेचर बिना बढ़ाए, मतलब उसका टेम्परेचर हाई ना करके या कूलिंग ना देकर उसको। एग्जांपल है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सेकंड है सॉल्यूशन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूट होता है वो उतने ही टेम्परेचर पर ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाता, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब in order to test a given solution is saturated or not, we should add some more solutes to this solution and try to dissolve it by stirring। अगर हमें टेस्ट करना है कि जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है या नहीं, तो हमें ज्यादा सॉल्यूट डालना पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर और उसको हम डिसॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर जो सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व नहीं होगा तो जो सॉल्यूशन जो होगा वो सैचुरेटेड होगा, और अगर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा तो सॉल्यूशन जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, जिससे हम पता लगा सकते हैं इससे कि द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड और नॉट। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इफेक्ट क्या होता है हीटिंग का कूलिंग का सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या पढ़ा था, अ सॉल्यूशन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर। इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हीटेड एट अ हायर टेम्परेचर देन इट बिकम अनसैचुरेटेड। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा लेकिन हम उसको हीट करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड बन जाता है। अनसैचुरेटेड कैसे बन जाता है, तो जो सॉल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व नहीं होता उस टेम्परेचर पर, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, तब वो अनसैचुरेटेड बन जाता है। दिस इज बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज बाय हीटिंग। सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है हीट करने से। अब हम आते हैं इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कूल्ड टू अ लोअर टेम्परेचर। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लोअर टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसके जो डिसॉल्व जो सॉल्यूट होता है वो हमें सॉलिड क्रिस्टल में सेपरेट हो जाता है, जिससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो जो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। तो अब हम आते हैं सॉल्युबिलिटी पर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। एक मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगी स्पेसिफाइड टेम्परेचर से हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट के अंदर। पॉइंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन वाटर इज डिफरेंट। जो सॉल्युबिलिटी होती है डिफरेंट सब्सटेंस की वाटर के अंदर वो डिफरेंट होती है, अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग सॉल्युबिलिटी उसकी वाटर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी का डिपेंडिंग फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर ये कुछ एग्जांपल है, सब्सटेंस है, सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर, ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर से 21 ग्राम कॉपर सल्फेट, अब 20 डिग्री सेल्सियस पर ही 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, 20 डिग्री सेल्सियस पर 34 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, 20 डिग्री सेल्सियस पर 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 20 डिग्री सेल्सियस पर 204 ग्राम ऑफ शुगर। मींस सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अभी हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब इफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर। फर्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो बढ़ती जाएगी, और अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। मींस वो कूलिंग होकर क्रिस्टल्स में बदलने लग जाएगा। सेकंड है सर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड्स की लिक्विड्स में वो अनअफेक्टेड रहती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता, जब कोई चेंज नहीं आता बाय चेंजिंग द प्रेशर। थर्ड पॉइंट आता है हमारा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स यूजुअली डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी होती है वो गैस की लिक्विड के अंदर डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी कम सॉल्युबिलिटी, और जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है प्रेशर से, डिक्रीजिंग ऑन डिक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, और इंक्रीज करती है और इंक्रीजिंग द प्रेशर। टेम्परेचर है ये, और ये सॉल्युबिलिटी है कॉपर सल्फेट की। अब हम टेम्परेचर को इसमें बढ़ाते जा रहे हैं और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर है 14 ग्राम, अब हमने टेम्परेचर 0 से 10 कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी 17 ग्राम। अब हमने 20 कर दिया तो 21 ग्राम, 30 कर दिया 24 ग्राम, 40 कर दिया 29 ग्राम।
अब हमने 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया, सॉल्युबिलिटी कितनी पहुंच गई 47 ग्राम। मींस 0 डिग्री सेल्सियस पर 14 ग्राम और 70 डिग्री सेल्सियस पर 47 ग्राम। मींस कि जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस, दीज ऑल आर फिजिकल चेंजेस। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल। फिजिकल में क्या है? दोज चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, वो चेंजेस जिसमें जो नया सब्सटेंस होता है वो फॉर्म नहीं होता, मोडिफिकेशन होता है। द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो चेंज नहीं होती क्योंकि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। दे कैन बी इजीली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, इसको हम इजीली उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस, ये सारे फिजिकल चेंजेस कैसे हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन। अब ये सारे फिजिकल चेंजेस कैसे हैं, इसको एक एक करके समझते हैं डिटेल में। पहला आता है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज कैसे है? मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो थी वो मेल्ट हुई, तो दोनों आइस और वाटर बने तो वाटर मॉलिक्यूल से ही है। इसकी वजह से जब आइस उसमें चेंज होगी तो दोनों दिखते तो अलग अलग हैं पर बनी तो वाटर मॉलिक्यूल से ही, जिसकी वजह से दिस इज द फिजिकल चेंजेस में आती है। सेकंड आता है हमारा फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब वाटर फ्रीज होकर आइस बना तो बना वाटर मॉलिक्यूल से, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया तो ये भी हो गया फिजिकल चेंजेस में आता है ये भी। थर्ड आया हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर, हमने वाटर को हीट किया वो बॉइल हुआ तो वो स्टीम में चेंज हुआ, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज में आता है। बना क्योंकि वो बन सब कुछ वाटर मॉलिक्यूल से रहा है। कंडेंस ऑफ स्टीम, अब स्टीम को हमने ठंडा किया, कंडेंस किया तो दोबारा लिक्विड में चेंज हो गई, तो ये हो गया फिजिकल चेंज। अब आपको ऐसे समझ नहीं आता, दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आइस मेल्ट हुई तो वो वाटर की फॉर्म में आ गई, अब वाटर को हमने किया तो आइस की फॉर्म में आ गया। मींस जो सब्सटेंस जो होता है वो अपनी चेंज नहीं करता अपनी आइडेंटिटी को और अपनी ओरिजिनल फॉर्म को रिटर्न। आइस को चेंज किया, आइस को मेल्ट किया तो वाटर की में आ गई, हमने वाटर को फ्रीज किया तो वो आइस में आ गया। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिफ्थ आता है मेकिंग अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन मेकिंग, हमने वाटर में सॉल्ट डाला, अब सॉल्ट डालने के बाद में हमने उसको डिसॉल्व किया तो वो पूरा डिसॉल्व हो गया। अब हमने चाइना डिश ली, चाइना डिश के ऊपर हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद में जो चाइना डिश के ऊपर जो है वो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होंगे वो बच जाएंगे, इसमें जो केमिकल चेंज नहीं आएगा। नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म, तो कोई नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा क्योंकि वो कॉमन सॉल्ट के जो थे वो पार्टिकल्स, जो कॉमन सॉल्ट का जो पार्ट होता है वो बच जाएगा। अब सिक्स्थ आता है हमारा ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब की ग्लोइंग, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट जब फिलामेंट से पास होता है तो बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है। जब हम स्विच ऑफ करते हैं फिलामेंट होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, जिससे जो बल्ब जो होता है वो ग्लो करना बंद कर देता है। सेवेंथ आती है हमारी ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर। अब ग्लास टम्बलर की ब्रेकिंग, हमने ग्लास टम्बलर को ब्रेक किया, अब जब ग्लास टम्बलर को ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पीस में तो रहेगा तो वो ग्लास टम्बलर ही, उसकी शेप में चेंज आ जाएगा, साइज में चेंज आएगा, पर उसकी हम तोड़ेंगे तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इज all the seven examples of physical change. Physical changes के बाद आते हैं chemical changes में। Those changes in which new substance are formed, वो changes जिसमें नया substance form हो जाता है। The substance involved change their identity, जब नया substance form होगा तो वो अपनी पहले वाली identity को खो देगा और अपनी नई identity को पालेगा, जिसकी वजह से उसकी identity जो होती है वो change हो जाती है। A new substance cannot be returned to their original form, जो नया substance होता है उसे हम उसकी original form में ही ला सकते हैं जो पहले था। जैसे एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम वायर को जब हम बर्न करते हैं तो वो एयर के साथ बर्न करके व्हाइट पाउडर फॉर्म कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। अब उस सब्सटेंस को हम दोबारा उसकी जो पुराना मैग्नीशियम वायर में हम उसको फॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज। सेकंड आता है हमारा बर्निंग ऑफ पेपर। अब पेपर को जब हम बर्न करते हैं, बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वाटर पेपर और ऐश बनेगा, तो उसको जब हम उसको रीगेन करने की कोशिश करेंगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से ये होता है। ये भी एग्जांपल है केमिकल चेंज का, रस्टिंग ऑफ आयरन एटसेट्रा। अब द केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस व्हिच आर यूजुअली इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, उसको हम उसकी दोबारा ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते। हमने फिजिकल चेंज में पढ़ा था जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। अब हमने आइस मेल्ट हो गई, अब उसको हम फ्रीज करके उसको दोबारा आइस में ले जा सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता, ये केमिकल चेंज होता है। एग्जाम्पल्स इन एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे लाइफ में इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका आटे का डो है, आपका डो है, अपने आटे के डो में से आपने एक रोटी बेली, अब आपको उसको अभी तक सेकना नहीं है, अब आपने वो बेली, अब उसको आप दोबारा रोटी बेलने के बाद में आपने उसको बिगाड़ दिया तो दोबारा उसकी ओरिजिनल शेप में आ गया, वो डो बन गया। अब लेकिन वो जो हो गया वो फिजिकल चेंज हो गया, जो बिला हुआ आटा था हमने उसी को सेक दिया,
बस तवे पे सेक दिया तो उसकी रोटी बन गई। अब रोटी से दोबारा आटा नहीं बन पाएगा, तो ये क्या हुआ, ये हो गया केमिकल चेंज। तो दिस इज द केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज हमने पढ़ लिए। तो आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।